तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा का चुनावी दंगल आज किसका होगा मंगल, क्योंकि आज जो है परिणाम का दिन है, नतीजों का दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सुबह से ही वोटों की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर वोटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर रिजल्ट को लेकर अलर्ट आप सभी को बता दें, ये बड़ी खबर जहां हरियाणा में बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी बार बीजेपी सरकार का अनुमान जताया जा रहा है। जेपी नड्डा ने नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की। हरियाणा में बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए तीसरी बार बीजेपी सरकार का अनुमान जताया जा रहा है। यानी अगर शुरुआती रुझान आपको बताए, जिस तरह से आप टैली भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 में से 90 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 39 सीटों पर जो है आगे है। 49 सीट्स पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और लगभग बीते 1-2 घंटे से ये बढ़त बनी हुई है, लगातार कायम है। यही वजह है कि अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें 9 साल मनोहर लाल ने नेतृत्व किया और आखिरी के यानी चुनाव से महज 6 महीने पहले सीएम फेस बदला गया। लेकिन बीजेपी का ये जो दाव था मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का और नायब सिंह सैनी को पिक्चर में लाने का, ये बीजेपी के लिए यहां पर काम करता हुआ साफ तौर पर दिखाया गया है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन से अच्छे से देख सकते हैं, टैली भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीचे हरियाणा में किस तरह से क्या कुछ, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ने बढ़त बनाई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की अगर एक बार नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ आगे। तो हरियाणा में कई सारे फैक्टर रहे जो बीजेपी के कारगर दावा आपको यहां पर बता रहे हैं। बागियों को अहमियत नहीं दी, यह भी एक बड़ी वजह। साथ ही दलित वोट पर खास फोकस करा, यह फैक्टर भी बीजेपी के लिए यहां पर काम करता हो। दुष्यंत चौटाला से दूरी बीजेपी ने जो बनाई, क्योंकि आखिरी के वो 6 महीने जब बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा, वो यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही गैर जात वोट की लामबंदी बीजेपी ने करी। वेलफेयर स्कीम का जो बड़ा दाव खेला, क्योंकि जब से नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली तब से लगातार उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। जाट वर्सेस गैर जाट की रणनीति, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हरियाणा में गैर जाट राजनीति करती आई है। कांग्रेस से जिस तरह से कांग्रेस पर चुनावी दाव बीजेपी ने चले, चुनाव में आक्रामक प्रचार किया, चुनाव से पहले सीएम बदलना एक बड़ा दाव बीजेपी का माना जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसके खिलाफ सीएम फेस बदलना काफी जरूरी था। साथ ही नए उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो ये कुछ हम आपको दाव बता रहे हैं जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चले, जो बीजेपी के लिए हरियाणा में काम करते हुए नजर आए। यानी दलित वोट पर जो बीजेपी ने विशेष फोकस किया, उसका यहां पर फायदा मिलता हुआ। दुष्यंत चौटाला से दूरी जो बनाई, ठीक चुनाव से 6 महीने पहले जेजेपी से बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, गैर जाट वोट की लामबंदी की, यानी जो गैर जाट वोट बैंक है उसे एक तरह से समेटा अपना, और वेलफेयर स्कीम का जो बड़ा दाव चला। तो ये वो सभी कारण जो बीजेपी के लिए काम करते हुए, जो बीजेपी के लिए आगे बीजेपी को आज ले जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस में खेमेबंदी पर चोट, क्योंकि जब शुरुआती एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उससे पहले से ही बीजेपी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो दूरी या जो रार है उसको लेकर कांग्रेस को काफी ज्यादा घेरा था। यह फैक्टर भी यहां पर बीजेपी के लिए काम करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये तमाम कारण, ये तमाम दाव जो बीजेपी के लिए काम कर गए, दलित वोट पर विशेष बीजेपी ने फोकस रखा। तो रिजल्ट अलर्ट आप सभी को बता रहे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। डोडा से आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है, यानी डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज को जीत मिली है। डोडा से आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, उसे जीत हासिल हो जाती है। डोडा से आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। आम आदमी पार्टी के
महराज को जीत हासिल हुई है। डोडा से आम आदमी पार्टी का खाता खुलना अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एन मौके पर वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। और बड़ी खबर हरियाणा से, बड़ी अपडेट, अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। कैथल से आदित्य जीत गए हैं। तो आदित्य सुरजेवाला कैथल से जीत गए हैं, ये बड़ी खबर। जुलाना से कांग्रेस की बड़ी जीत, जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई है, ये बड़ी खबर। यानी जुलाना और कैथल ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के पाले में, साफ तौर पर बड़ी जीत। कैथल में आदित्य सुरजेवाला को जीत हासिल हुई है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जुलाना की, जुलाना से विनेश फोगाट को ऐतिहासिक और बड़ी जीत। ये 15 साल बाद है जब जुलाना में कोई कांग्रेस कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। तो जिस तरह से जो दाव कांग्रेस ने चला था, पहलवान, किसान और जवान, ये दाव यहां पर कुछ सीटों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर लमसम बात करें तो वहां हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत। यहां पर एक और बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जम्मू कश्मीर से जहां बीजेपी के दर्शन कुमार जीत गए हैं, डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज को जीत मिली है। वहीं 4500 वोट से महराज, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। बिलावर से बीजेपी को जीत हासिल, बीजेपी के सतीश शर्मा वहां से जीते हैं। वैष्णो देवी सीट पर भी यहां पर जीत हासिल हुई है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे। कुछ सीटों के नतीजे और परिणाम भी सामने आ गए हैं, जैसे आदित्य सुरजेवाला को जीत मिली है कैथल से, वहीं विनेश फोगाट को जीत हासिल हुई है, दोनों ही कांग्रेस के कैंडिडेट्स। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो डोडा सीट से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, आम आदमी पार्टी के महराज वहां से जीते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर हरियाणा की बात करें तो आपको तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये सुबह की तस्वीरें थी जब जश्न का माहौल चल रहा था कांग्रेस खेमे में हरियाणा के। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, नतीजों में बड़ा फेरबदल, बड़ा परिवर्तन। अब बीजेपी ने हरियाणा में बढ़त बनाई हुई है और ये कई दशकों बाद होगा। अगर ये जो रुझान है जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हरियाणा 90 में से 90 सीटों की बात करें तो बीजेपी 50 सीटों पर लीड करती हुई, और अगर यही रुझान आगे जाकर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बात तो पक्की है कि ये कई दशकों बाद होगा जब हरियाणा में कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के नतीजों पर अगर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस गठबंधन ये काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 52 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 28 और पीडीपी की अगर बात करें तो 2 सीटें। तो एक चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एक बड़ा संदेश देगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद माना यही जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में माहौल खासा नहीं है। इनफैक्ट एग्जिट पोल्स में भी यही चीज दर्शाई जा रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई स्थिति में 50 से ज्यादा सीटें लाएगी, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही कुछ परिणाम। लेकिन आज जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है, रुझान आपके सामने है, कई सीटों पर परिणाम भी सामने आ गए हैं। जैसे हरियाणा की कैथल सीट पर आदित्य सुरजेवाला को जीत हासिल हुई है, विनेश फोगाट को जीत हासिल हुई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं अनिल विज को, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनकी तस्वीर। तो ये तस्वीरों का दौर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीरों पर अपडेट मिल रहा है, किस तरह से जश्न का माहौल है दोनों ही खेमों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार तीसरी बार हम बनाएंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि थोड़ा और इंतजार करिए, जीत हमारी होगी। तो ये कांग्रेस खेमे की तस्वीरें हैं। सुबह जब रुझान जो थे काफी ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में थे, तब मिठाइयां बंट रही थी। हालांकि अब थोड़ा बहुत उलटफेर हुआ है,
हरियाणा में 90 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बीजेपी 50 पर लीड करती हुई, कांग्रेस 35 पर लीड करती हुई। एक और चीज जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और देखने वाली है, जेजेपी जो पिछले साल यानी 2019 चुनाव की अगर बात करें, इससे पहले वाले चुनाव में किंग मेकर के रूप में दिखी थी, 10 सीटें जेजेपी लाई थी, अब की बार शून्य पर सिमट गई है, यानी खाता भी नहीं खुला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। तो टैली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकदम नीचे आप देख सकते हैं हरियाणा की 90 में से 90 सीटें, क्योंकि 90 सीटों की ये विधानसभा हरियाणा की, और बीजेपी 50 सीटों पर लीड करती हुई, कांग्रेस 35 और जेजेपी 0। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज की। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस खेमे में मिठाइयां बांटी जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर यहां पर जो है प्रदर्शन का भी माहौल, प्रदर्शन यहां पर पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं जमकर नारेबाजी यहां पर हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है। जो कार्यकर्ता है उनमें भारी उत्साह। तो आज परिणाम का दिन, इसका बेसब्री से सभी को इंतजार था, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर देगा। वहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 साल बाद ये पहला चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर करेगा। तो आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जश्न का माहौल है, चाहे बीजेपी का खेमा हो, चाहे कांग्रेस का खेमा हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दलों में इस वक्त खुशियों का माहौल। हालांकि अभी तस्वीर ज्यादा साफ नहीं हुई है कि क्या कुछ परिणाम रहेंगे कुछ कुछ सीटों पर। हालांकि नतीजे सामने आ गए हैं, जैसे कैथल की सीट है, लेकिन कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी सिर्फ ट्रेंड्स यानी रुझान सामने आए हैं, और वही रुझान हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा यही रुझान आगे जाकर नतीजों में तब्दील होंगे। बहरहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल, मिठाइयां खिलाई जा रही है, जश्न मनाने की पूरी तैयारी, बहुत जोश में और उत्साह में कार्यकर्ता, क्योंकि जो मेहनत की गई थी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में बीजेपी के कई सारे फैक्टर ऐसे रहे जो बीजेपी के पक्ष में जिन्होंने काम किया, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से, कांग्रेस की खासकर अगर बात करें, यही आरोप लगा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो किस तरह से क्या कुछ माहौल है, वोटिंग की जो काउंटिंग है वो कौन से राउंड में पहुंचे, कौन कौन सी सीट में अभी तक जो है नतीजे सामने आ गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ अंबाला से बीएस गुलियानी जुड़ गए हैं, साथ ही जयपुर से हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुलियानी आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करें हरियाणा की, तो जिस तरह से एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा था उसके बिल्कुल बड़ा उलटफेर यहां पर होते हुए 50 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी वो सीटें हैं जिनमें अभी फिलहाल परिणाम सामने आ चुके हैं। जी देखिए, हमारा से जो है भाजपा प्रत्याशी जो है असीम गुप्ता पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा छावनी विधानसभा सीट की बात करें तो अनिल विज पूर्व गृह मंत्री जो थे वो काफी आगे चल रहे हैं। जहाँ पर उनकी पहले कांटे की टक्कर चल रही थी आजाद प्रत्याशी की तरह सवारा के साथ, लेकिन अनिल विज उन्हें पिछाड़कर काफी आगे निकल गए हैं। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में आ जाती नजर आ रही है। तो वहीं जो कालका सीट थी वहां से बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा थी, वो चुनाव जीत चुकी है और लाडवा से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो थे और मुख्यमंत्री का चेहरा जो भाजपा ने बनाया था वो लगभग 20,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। तो इसी तरह जो है कंवरपाल गुर्जर भाजपा के वो चुनाव हार चुके हैं। जैसा आपने कहा, क्योंकि अंबाला कैंट से दावेदारी पेश की थी अनिल विज ने, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में कितनी जो है कितने परसेंट से उन्होंने यहाँ पर बढ़त बना रखी है, कितना जो वोट का मार्जिन है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आगे चल रहे हैं अभी? बिल्कुल 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और जो अनिल विज है वो करीब 52 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगभग निश्चित है और कार्यकर्ताओं में काफी
खुशी का माहौल भी है और बोल भी रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन तक की अगर बात करें तो बीजेपी के जो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। सुबह जो है नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के नंबर घटते हैं, सीटें कम आती है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट स्थिति में नहीं थी। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, नतीजों में तब्दील हो रहा है, काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है बीजेपी। गुलियानी, मैं आऊंगी आपके पास और आपसे जानकारी लेंगे। एक बार कुलदीप का भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप, आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। हरियाणा से बीजेपी के लिए अभी अगर शुरुआती रुझान देखें और कुछ कुछ जो हल्के हल्के कुछ एक दो सीटों पर परिणाम सामने आ रहे हैं बीजेपी के लिए या बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी के लिए खुशखबरी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, निराशा। तो अभी बीजेपी मुख्यालय में कैसा माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, प्रदेश भाजपा कार्यालय पर हरियाणा लगभग जीत के कगार पर मानकर प्रदेश कार्यालय के तमाम कार्यकर्ता, संगठन के लोग, पार्टी के बड़े नेता और साथ ही खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर है और कार्यकर्ताओं से मिठाई खिलाकर सभी को शुभकामनाएं दी जा रही है। और हालांकि हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ जिला और जहां पर राजस्थान के प्रभारी बनाए गए और राजस्थान के तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर खुद मुख्यमंत्री वहां पर रहे और लगातार जो कोशिश की गई थी उसके बाद अभी जब जीत के रुझान पार्टी के सामने आ रहे हैं उसकी खुशी खासतौर पर देखी जा रही है। हाल ही में थोड़ी देर बाद में आतिशबाजी करके जश्न मनाने की तैयारी प्रदेश भाजपा की ओर से की जा रही है क्योंकि शुरुआती जो एग्जिट पोल में पहले हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की झोली से जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब जब काउंटिंग शुरू हुई है उसके बाद से जो भाजपा के पक्ष में जब वोटिंग हुई है और सारा इस सामने आया है कि तमाम सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हालांकि जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो उसे लेकर पार्टी एक तरफ उसे इग्नोर करके हरियाणा की जीत और हरियाणा की, यानी हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है उस वजह से भी जो है बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा इस वक्त खुशी का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है, जीत का जश्न जो है एक तरह से मनाया जा रहा है। हालांकि जीतेंगे या नहीं, यानी ये जो रुझान है ये कितना ज्यादा नतीजों में तब्दील होते हैं, शायद कुलदीप उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जो है पड़ोसी राज्य है राजस्थान का हरियाणा, तो अगर हरियाणा में जीत मिलती है, हरियाणा में जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता है, तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा बहुत असर जो है राजस्थान में भी जरूर देखने को मिलेगा। वही गुलियानी, अगर आपके पास आऊं, जिस तरह से पहले कांग्रेस की विशेषकर बात करें तो यही कहा जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के विरुद्ध, तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, ऐसा कांग्रेस का दावा था। लेकिन क्या लगता है बीएस, क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने आज बीजेपी को जो रुझान आ रहे हैं उसमें इतनी बढ़त दिला दी, लीड कर रही है अभी बीजेपी 50 सीटों पर, तो क्या कुछ वो फैक्टर रहे जो बीजेपी के पक्ष में काम कर गए? जी बिल्कुल, देखिए पहले यही माहौल चल रहा था कि अब की बार एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो पब्लिक परेशान थी उसके लिए भी लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट, किसान माना जा रहा था, किसान आंदोलन शुरू भी हो गया उसमें, तो ये तमाम फैक्टर थे जिनके बिहार पर कांग्रेस काफी आश्वस्त थे कि अब की बार जो हरियाणा की जनता है वो बदलाव लाएगी और कांग्रेस की सरकार लाएगी। लेकिन ठीक कुछ ही महीने पहले जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सैनी को यहाँ पर सीएम बनाया गया, तो उसके बाद से जो है कुछ न कुछ जो है वोटर को साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो नायब सैनी थे वो अंत तक ऐसा लग रहा था कि शायद उस जो वोटों को साधने की कोशिश थी उसमें नाकामयाब रहे हैं। लेकिन और यही वजह गुलियानी की आज सुबह भी नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में हम हारते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, जो अपने आप में दर्शाता है कि सुबह तक कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे, बिल्कुल किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं करी थी कि हरियाणा में बीजेपी को इतनी बढ़त मिलेगी, क्योंकि 3 दशकों में माफी चाहूंगी, इतने दशकों में पहली बार होगा अगर रुझान ये जो है ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो कई दशकों में पहली बार होगा अगर तीसरी बार कोई गवर्नमेंट रिपीट हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार भी जब 2019 के चुनाव हुए तो उनको जेजेपी का सहारा लेकर एक सरकार बनानी पड़ी और जिसका शायद साइड इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन बाद में जो है समझौता तोड़ दिया गया, गठबंधन तोड़ दिया गया और उसके बाद जब अब 2024 में चुनाव आए तो सीधे तौर पर जो अब तक रुझानों में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने दम पर भी प्रदेश में सरकार बनाने के
बलबूते जो है और जो उनका सरकार बनाने का एक मंतव्य था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो लगातार जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नाज़मीन शाही ने जो काम किए, जो घोषणाएं की और जो पब्लिक को लाभ मिल रहा है अब तक, और एक के अलावा जो अब नया घोषणा पत्र जारी किया था, तो कहीं ना कहीं वोटों को साधने में बीजेपी कामयाब रही है, जिसके कारण जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं पछड़ गई है। और तकरीबन ये भी कहा जा सकता है कि जाट और नॉन जाट में उलझ कर रह गई कांग्रेस, जिसके चलते आज उन्हें बिल्कुल, यानी कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे, चाहे वो जेजेपी से चुनाव से कुछ महीने पहले दूरी बनाना हो, सीएम फेस बदलना हो, गैर जात वोटर्स पर फोकस हो, दलित वोटर्स पर फोकस हो, तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे गुलियानी, जिसकी वजह से आज जो हमें टैली दिख रही है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलते हुए। कुलदीप, मैं आऊंगी आपके पास भी। एक बार हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ गए हैं कांग्रेस मुख्यालय से लखनऊ। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर अगर बात करें, कांग्रेस अपनी जीत के दावे ठोक रही थी। हालांकि अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, कुछ कुछ सीटों पर नतीजे भी सामने आ गए हैं, कांग्रेस मुख्यालय में अभी किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, यह हरियाणा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस में निराशा है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव में जिस तरह से एनसी और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है, इसको लेकर कांग्रेसियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय पर, जहां पर बैठक भी चल रही है और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ नेता भी मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को झटका लगा हुआ है, इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस यहां पर सरकार बना लेती। ऐसा अभी कुछ ही देर पहले समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा। हाँ, क्या लग रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्या मानते हैं इसको? देखिए साहब, बहुत आपने लॉजिकल सवाल किया है। मैं ऐसे सवाल का बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन हमको लगता है कि अभी मानचित्र क्लियर नहीं हुआ है। अगर मानचित्र थोड़ा क्लियर हो जाए तो उसमें हम कांग्रेस का पक्ष रखने के स्थिति में होंगे। बहरहाल आपने सवाल कर ही दिया तो जवाब तो मुझे देना है। देखिए, जो वहां का परिदृश्य है, हरियाणा का जो भूगोल है, अगर भूगोल के परिधि में अगर हरियाणा का हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी की बात करते हैं, हम कल कारखाने की बात करते हैं, हम गन्ना मिल्स की बात करते हैं, हम किसानों का एमएसपी की बात करते हैं, तो 10 साल में अगर पूरा भारत के मानचित्र को मैं जब खंगालता हूं तो मुझे लगता है कि जो स्थिति हमको 1950 में भारत के वर्तमान संविधान के संचालन के पहले में जो भारत का शक, भारत का स्वरूप, भारत की स्थितियां, भारत की चुनौती जो थी, आज हम 2024 में देख रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना, ये अलग एक चैप्टर है, लेकिन चुनाव हारना जो लड़ाई है, लड़ाई इस कगार पर है कि लड़ाई के में जो हमारे विरोधी दलों ने यानी भाजपा ने जो पॉलिसी बनाई है, नौजवानों के विरुद्ध की पॉलिसी, उद्योगों का विपरीत पॉलिसी, संविधान के विपरीत पॉलिसी, वहां के आवाम के विपरीत पॉलिसी, वहां के गरीब के विपरीत पॉलिसी, वहां के मजदूर के विपरीत पॉलिसी, वहां के महिलाओं का सुरक्षा का विपरीत पॉलिसी। अगर इस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की सरकार में आती है तो हरियाणा की जनता की हार है, ये संविधान की हार है, वहां की आवाम की हार है। कहीं ना कहीं तो नीतियां बीजेपी की सफल रही हैं, क्योंकि यही वजह कि हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में यह कहा जा रहा है, खासकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि वहां अलगाववादी ताकतें हावी हो गई हैं। अच्छा,
मने अलगाववादी संजय निषाद कह रहे हैं। अगर संजय निषाद की सारा क्लिप तो आप उठा डालिए, अलगाव का परिभाषा संजय निषाद जानता है कि नहीं जानता है? अलगाववाद का मतलब कि समाज में जहर घोलना, समाज को बांटना, समाज के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना। अगर इनके तो जन्म कुंडली में है, ये निरंतर जो है केवल अपने जिस कौम में पैदा है उसी कौम की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन हालांकि मोहम्मद आसिफ अगर बात की जाए, आज जनता के जनादेश का दिन है और जिस तरह से अभी रुझान हमें दिख रहे हैं कुछ सीटों पर, हालांकि परिणाम भी सामने आ गए, इस बात से एक चीज साफ है कि हरियाणा में जनता का जो मैसेज है अभी रुझानों में यही है कि 50 सीटों पर बीजेपी आगे है। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार फिर से बीएस का रुख कर लेते हैं। बीएस, लेकिन अगर बात करें तमाम रैलियों के बावजूद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैलियां कई सारी की, जवानों का मुद्दा उठाया, चाहे अग्निवीर को लेकर हो, किसानों का मुद्दा उठाया, एमएसपी को लेकर हो या फिर पहलवानों का मुद्दा। हालांकि विनेश जीत गई है अपनी सीट पर, लेकिन क्या माना जाए, जो हमें टैली दिख रही है अभी रुझानों की अगर बात करें, बीजेपी ने बढ़त बना रखी है बीते 2-3 घंटे से, तो उससे एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस के जो मुद्दे थे क्या वो जनता तक नहीं पहुंच पाए या वो कमाल नहीं कर पाए जो कांग्रेस के नेताओं ने सोचा था। क्या इसकी वजह माने? की आपसी गुटबाजी हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो 2 बड़े खेमे थे, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इनमें आपसी तालमेल जो है कभी बैठा, जब भी बात हुई है तो कभी शैलजा तीखे इतरार तेवरों के साथ उन्होंने कई बार बयान भी दिया कि जो है सीएम का जो भी होगा वो हाईकमान तय करेगी, जबकि बीजेपी का कहना था कि हमारे जो सीएम का चेहरा है वो कहनी। तो कहीं ना कहीं तो ये भी लग रहा था कि अभी तक कांग्रेस ने अपना ये भी बिल्कुल, यानी गुटबाजी एक वजह मान सकते हैं जिस वजह से कांग्रेस आज 35 पर है। कुलदीप, अगर बात करें राजस्थान की, जैसा क्योंकि आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जैसा आपने भी कहा जश्न का माहौल है और क्योंकि हरियाणा जो है पड़ोसी राज्य है, इससे पहले हमने देखा था राजस्थान में बीजेपी कई सारे अभियान चला रही थी, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, लक्ष्य जो सोचा था वो प्राप्त नहीं हुआ। अब जिस तरह से हरियाणा में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो उससे राजस्थान में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में कितना इंपैक्ट पड़ेगा और बीजेपी के जो नेता हैं उनमें कैसे एक जोश भरने का ये काम करेगा? कुलदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, कुलदीप शायद है नहीं हमारे साथ, वापस गुलियानी आपके पास आना चाहूंगी। बात करें जिस तरह से अभी आप समझा ही रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही और गुटबाजी एक फैक्टर रहा जिस वजह से आज कांग्रेस अभी जो रुझान है जो अभी तक सामने आया है 35 पर अटकी है। क्या ऐसा भी माना जाए, जैसा आसिफ ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन नहीं करा, एकला चलो की राह पर चले, ना उन्हें दलित वोट सही से मिला ना ही उन्हें जाट वोट यहां पर सही से मिला। क्या लगता है गुलियानी, क्या वजह यह भी हो सकती है आजाद समाज पार्टी या अन्य जो दल है उनके साथ अगर गठबंधन किया होता तो आज बेहतर स्थिति में होते? जी, मैं बात करें कि जो दलित वोट थी उसको साधने में कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी पीछे रह गई है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी सारी कर रही थी और उसके बाद जो मैनिफेस्टो लाए थे उसमें भी उन्होंने के लिए जो है काफी कुछ घोषणाएं की थी, जिसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई है दर्शकों का वोट बैंक सामने। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो गुटबाजी थी, जो शैलजा समर्थक थे वो इस चुनाव से काफी दूरी बनाकर रह गए और उन्होंने कहीं भी ना तो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और ना ही उन्होंने जो है किसी को वोट कांग्रेस के पक्ष में डालने के लिए घर घर जाकर कोई प्रयास किया। तो गुटबाजी और दलित को वोट ना साधने की जो कमी रही कांग्रेस में, तो इसकी वजह से जो है आज कांग्रेस 35 सीटों पर ही अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार सिमट कर रह गई है, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि अब की बार जो है
इंडिपेंडेंट तौर पे अपनी सरकार बनाएगी, अपने दावेदार अपने बिल्कुल। फिलहाल जितने जो अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 50 पर बीजेपी लीड करती हुई। गुलियानी, क्या माना जाए, कितने और राउंड्स की काउंटिंग जो है बची है और कितने और बजे तक जो है ये तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी? क्या मान के चले, कितना और इंतजार? करीब आने वाले आधे घंटे में मेरे ख्याल से सारी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं अम्बाला शहर की बात करूं तो अम्बाला में टोटल 20 राउंड की काउंटिंग थी और जो 16 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह कैंट 16 राउंड की, वहाँ पर 11 या 12 राउंड की कंप्लीट हो चुकी है। तो तकरीबन 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हर बूथ पर, हर केंद्र मतदान। ठीक है, आपको रोक रहे हो गुलियानी, एक बड़ी खबर बता दे, रिजल्ट अलर्ट। तो ये बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत। बड़गाम से उमर अब्दुल्ला जीत गए, 2 सीटों पर दावेदारी पेश करी थी उमर अब्दुल्ला ने, दोनों सीटों पर जीत गए। फारूक ने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया, जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। तो लोगों ने हमें जनादेश दिया है, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लोगों को 5 अगस्त का फैसला स्वीकार नहीं है। तो साफ तौर पर, क्योंकि मैंडेट जो है यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिल गया है, बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज कर दी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अगले जो सीएम होंगे जम्मू कश्मीर के वो उमर अब्दुल्ला होंगे, यानी उमर अब्दुल्ला के नाम पर यहां पर मोहर जो है लगा दी है फारूक अब्दुल्ला ने। तो ये बड़ी खबर। वहीं एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, किस तरह से इसे देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां क्लियर मैंडेट 370 के बावजूद बीजेपी जो विकास के दावे करते आई, उसके बावजूद क्लियर मैंडेट जो है यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मिलता हुआ, अपने आप में क्या संदेश ये दे रहा है? देखिए रिया, जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370 को लेकर बीजेपी ने काफ़ी एयर बनाया था और साथ ही साथ कुछ जैसे सुरक्षा के मामले को लेकर बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन बीजेपी का यहाँ मंसूबा पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब कहीं न कहीं एनसी और कांग्रेस मिलकर यहाँ सरकार बनाने वाली है। यह कहा जा सकता है कि जनादेश जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी को मिला है। और जिस तरह से अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है जो मामले हुए हैं उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी। और जिस तरह से कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिली है, हम कुछ और भी लोग हैं कांग्रेस के जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में बढ़त मिली है, हरियाणा में जो झटका मिला है इसकी क्या वजह थी? तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी थी, क्या था, क्या वजह मानते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी। बीजेपी की तैयारी का कोई मकसद नहीं था। बीजेपी एक निश्चित बेल्ट में थोड़ी बहुत असर जरूर डालती है, बाकी उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हरियाणा का जो रिजल्ट आ रहा है वो बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहा है। टोटल लग रहा है जैसे कि कोई बेईमानी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था और कोई भी वहाँ की ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें ये ना कहा जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। नहीं, लेकिन आज जिस तरह से मोहम्मद आसिफ से पूछिए कि हरियाणा के नतीजे जब रुझान आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा नतीजों में तब्दील होंगे, तो तब कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो नेता है वो कह रहे हैं बेईमानी हो रही है। कांग्रेस को जब वही जम्मू कश्मीर में एक तरह से क्लियर मैंडेट मिल रहा है तो वो नतीजे सही है, ऐसा कैसे? जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जोर का झटका लगा क्योंकि काफ़ी तैयारी कर रखी थी कांग्रेस को। तो क्या कहेंगे इसको, जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से खेल खेला गया है, क्या है? हरियाणा में खेल खेला जा रहा है, कोई झटका नहीं लगा। अभी समय आने दीजिए। ये काउंटिंग वो जबरदस्ती रोके हुए, कई जगह 1-1 घंटे से काउंटिंग रुकी हुई है और ये सब शरारतें इनकी जो चल रही हैं, वहाँ के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, सब इन सब चीज़ों को जान रहे हैं। अभी समय आने दीजिए, पूरी गणना होने दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा भाई बीजेपी कहाँ खड़ी। क्या जनता आपको हरियाणा में नहीं समझ पाई? बिल्कुल समझी है और हम जीत रहे हैं। ये काउंटिंग जो दिखाई जा रही है ये गलत दिखाई जा रही है। रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको स्वयं पता लग जाएगा।
जी बिल्कुल रिया, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से छल किया जा रहा है और यहाँ पर गड़बड़ी यानी की बात रुझानों कही को जा रही है। लेकर लेकिन हरियाणा वहीं में जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है कई तरह के सवाल उठा रही है। मोहम्मद आसिफ, लौटूंगे आपके पास, सीधा गुलियानी का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं, वो अंबाला में ही मौजूद है। गुलियानी, अगर बात करें बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, 50 से ज्यादा सीटों पर लीड करती हुई बीजेपी दिख रही है हरियाणा में। कांग्रेस शुरुआत से ही, यानी 12 बजे के बाद से ही, क्योंकि अब तो 2 बजे से ज्यादा का समय बीत गया है, कांग्रेस 12 बजे से ही लगातार इन रुझानों को लेकर आरोप लगा रही थी। किस तरह से इन आरोपों को देखकर और कितनी सत्यता इनमें? गुलियानी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद संपर्क टूट गया। आसिफ, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। इसी बात का दावा तो बीजेपी कर भी रही थी ना कि अगर इनके थोड़ा सा भी जो परिणाम है या जो रुझान है अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएंगे तो यही आरोप लगाया जाएगा, ईवीएम खराब थी। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है डेटा अपडेट नहीं कर रहा है। देखिए रिया, अगर जो है फैसले, नतीजे अगर पक्ष में आते हैं तब सवाल नहीं खड़े किए जाते, लेकिन अगर यहीं पर नतीजे जो जी बिल्कुल आसिफ, बात पूरी करिए। तो बिल्कुल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा। चाहे हरियाणा को लेकर कहें तो बीजेपी अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि जो रुझान है उन रुझानों में 50 सीटों पर यहां पर कांग्रेस जो है बढ़त बनते हुए यहां पर बीजेपी को साफ तौर पर दिख रही है और कांग्रेस जो है पीछे दिख रही है। आसिफ, आप बात पूरी करिए। कट गया था, हम बोल रहे थे तभी कट गया नितिन भाई। आसिफ, आप ऑन एयर हैं, आप बात पूरी करिए। आसिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल लिया। जी आसिफ, आप बात पूरी करिए। तो जिस तरह से अगर नतीजों की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हुआ है और वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बढ़त मिली है। एनसी और कांग्रेस सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन बात यहाँ पर अटकती है कि जिस प्रदेश में अगर रुझान पक्ष में नहीं आते वहां पर चुनाव आयोग पर सारा दोष मढ़ा जाता है। जैसा कि अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के जो जनादेश दिया है उसकी सराहना की गई। लेकिन रिया, जिस तरह से जो समीकरण अगर हरियाणा का देखे तो हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी थी और हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए कई रैलियां भी हुई थी और इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि कहीं न कहीं इनेलो और बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस का खेला खराब किया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर जो छोटे दल थे, मोहम्मद आसिफ, जो छोटे दल थे, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, इनेलो हो, बसपा हो, क्या माना जाए, क्या इन्होंने जो है बीजेपी का काम करके यहां पर कांग्रेस के लिए वोट काटने का काम किया, वोट बांटने का काम किया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो गया, जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं थी? बिल्कुल सही सवाल किया रिया आपने कि जो अब आरोप लगाए जा रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे अन्य नेताओं की तरफ से, समाजवादी पार्टी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का गठबंधन होता तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता था। और इन सब के बीच अब यह भी कहा जा रहा है कि बसपा ने जिस तरह से इनेलो से गठबंधन किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का खेला भी खराब हुआ है।
और साफ है कि जिस तरह से जो हार जीत का अंतर और आगे पीछे चलने का जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच, वह ज्यादा मार्जिन का नहीं है। और जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वहां भी हार का अंतर, यानी भले ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हो, लेकिन हरियाणा में रहा काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि 50 सीटों पर लगातार कांग्रेस ने माफी चाहूंगी बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना रखी है। लेकिन अगर बात करें यूपी की, मोहम्मद आसिफ, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से बातें चल रही थी, कांग्रेस कोशिश यही कर रही थी या विपक्षी पार्टियां जो है कोशिश यही कर रहे थे कि एंटी बीजेपी माहौल सभी राज्यों में बनाया जा सके, जिसका असर यूपी में होने वाले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी दिखता। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी के बाद भी बीजेपी लीड करती हुई दिखना, क्या माना जाए, इसका असर यूपी में भी पड़ेगा क्या? जो एक विश्वास अब बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। देखिए, जो नतीजे हैं उससे तस्वीर भी साफ हो गई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ चुनाव लड़ा, यहाँ पर जीत दर्ज हुई। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, एकला चलो का नारा दिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका मिला है। और इससे पहले की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने, ठीक है, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो ये आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस वालों ने पहले ढोल वालों को बुलाया और उसके बाद अब ढोल वाले जो हैं वापस जाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि पहले ढोल वालों को बुलाया, खुशी मनाने की कोशिश यहां पर, और अब जिस तरह से अब रुझान जो है कांग्रेस के उलट दिख रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध दिख रहे हैं, तो ढोल वाले जो है वापस जाते हुए। ओके, क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी ओके। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी ओके। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी ओके। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता करण महारा के साथ हमने बातचीत की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, रुक करते उनकी तरफ। बहुत स्वागत है करण जी आपका। जिस तरीके से रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे निकल गई है, 10 साल का वनवास यानी कि सूखा भी खत्म नहीं हो पाएगा कांग्रेस का। देखिए, मेरे लिए भी ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान थे उसके बिल्कुल उलट ये फैसले सामने आ रहे हैं। मैं स्वयं भी हरियाणा था तो लोगों में खासी नाराज़गी थी अग्निवीर योजना को लेकर, कि किसानों के साथ हुई घटना को लेकर, और फोगाट जी को लेकर भी खासी चर्चा थी। और जिस तरीके के रुझान आप लोगों ने दिखाए थे उससे भी लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन शुरुआती रुझान में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बयान दिया, जिस समय हम 70 के आसपास थे और बीजेपी 17 के आसपास दिख रही थी, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी फाइनल रिजल्ट आने पे। अब ये देखना होगा कि वो साधन और सुविधा कौन सी थी जो उन्होंने जिसका जिक्र किया था, और मुझे लगता है कि कोई इशारा उन्होंने बड़ा किया था और उसी के ये नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को करण जी कांग्रेस ने भुनाया, लेकिन कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, जैसा कि अभी आपने कहा अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो पहलवान, जवान, किसान
तमाम मुद्दों को भुनाया। लेकिन अगर इतनी ही असंतुष्टि थी हरियाणा में तो रुझान फिर ऐसे सामने नहीं आते करण जी। निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि हम इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हैं। ऐसा ही एक रुझान हमने उत्तराखंड में भी देखा था 2022 में, और आज फिर उसी तरीके की स्थिति हरियाणा में देख रहे हैं। और इसमें केवल अफसोस है, और हम वो क्योंकि जो हरियाणा के लोगों से जो बातचीत हमारे हुई थी और जिस तरीके से हम वहाँ घूमे और लोगों से बातचीत की और जो लोगों का रुझान था उसके उलट ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो इस रुझान के सामने आने के बाद लगातार विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ईसी पर भी प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने का आरोप लगाया है, डेटा नहीं अपलोड करने का आरोप लगाया है। वैसे ये जो भी तमाम जो आरोप लगाए गए करण जी, मुझे आप ये समझाइए कि ये आरोप क्यों लगाए गए, क्या फायदा होगा अगर ईसी डेटा नहीं अपलोड करेगी तो, या फिर सुस्त तरीके से अपलोड करेगी तो? देखिए, मैं 2-3 चीजों को लेके हूं। एक तो 1000 से भी कम वोटों से बीजेपी कुछ सीटों में आगे है, और दूसरा जिस तरीके का बयान नायब सिंह सैनी साहब ने दिया कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास क्या कहते हैं सरकार एक तरफा बनेगी, वो व्यवस्थाएं कौन सी थी उनको लेकर भी हमारे बीच में है। और तो ये दावा वोटर्स लगातार कह रहे थे हम कांग्रेस की गवर्नमेंट बना रहे हैं। हाँ। और रिजल्ट्स उल्टे हैं, तो जो वोट देने वाला वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है और रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं लगता कि गैर जाट वोटों को साधने में बीजेपी कामयाब रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जाट वोटों पर अपना वोट बैंक तैयार कर रही थी, उसका फोकस मेनली जाट वोट बैंक था, तो उन्होंने गैर जाट वोट साथ नहीं लिया। लगता आपको बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता। तो करण महाराज जी, अगर मानिए, क्योंकि अभी रुझान है, अभी स्पष्ट तरीके से बोला नहीं जा सकता क्योंकि नतीजे अब क्या होंगे, अगर रुझान के शक्ल में ही नतीजे सामने आते हैं, तस्वीरें साफ यही होती है, तो क्या कहा जाएगा? आखिर कांग्रेस बैकफुट पर 10 साल बाद भी कामयाब नहीं रह पाई सत्ता में आने के लिए, बैकफुट पर आने की वजह क्या है? देखिए, इसमें ये पब्लिक को भी और हम सबको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। एक कुशासन सबने देखा, अगर शासन ठीक होता तो खट्टर साहब को हटाया नहीं जाता, और अग्निवीर योजना, किसानों के संग जो घटनाएं घटी है झुटलाई नहीं जा सकती, और जिस तरीके से बलात्कार, पेपर लीक, भर्ती घोटाले ये सब सामने आ रहे थे, इनको भी नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन हम सबको करने की जरूरत है कि कुशासन के बाद भी अगर शासन उन्हीं का रहेगा तो फिर अच्छे दिन या अच्छे माहौल की हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत की बात करती है कांग्रेस लगातार, चाहे वो मोहब्बत की दुकान की बात करती हो, मोहब्बत बांटने की बात करती हो, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है भाजपा के खेमे से कि आप नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता फैलाते हैं। आपकी पार्टी सिर्फ वही पॉइंट आउट करती है जो नेगेटिव चीजें हो। देखिए, अगर और इसी का ये प्रमाण है कि रुझान और नतीजे कुछ ऐसे आ रहे हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड से हूं, और अगर प्रताड़ित के साथ खड़ा होना अगर अपराध है तो हम उस अपराध को करते रहेंगे। अंकिता भंडारी से लेके संतरेसा तक, सल्ट से लेके चंपावत तक, और आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची के बलात्कार तक, आप देखिए ना, सब में तो बीजेपी के कार्यकर्ता वर्कर्स है। तो उसके बावजूद भी अगर पब्लिक उनको अगर चुनेगी तो मेरे लिए अफसोस करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है करण जी, अफसोस करने से पहले मंथन करना चाहिए, क्योंकि 10 साल का सूखा है हरियाणा में, और हमेशा ये कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में राज्य में भी उसी की सरकार बनती है। तो कुछ ऐसी ही कहावत को पूरा करते हुए अभी रुझान कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं। एक और सवाल है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बीजेपी काफी तेवर के साथ ही कह रही थी कि उसकी वापसी होगी, वो सरकार में आएगी, चुनौती देगी, लेकिन कुछ ऐसा भी फेवरेबल उसके लिए भी काम नहीं, कुछ 370 हटाने का कोई अच्छा उनके लिए कोई संदेश आया हो या उनके लिए कुछ फायदा पहुंचाया गया हो ये 370 हटने का,
इसके पीछे क्या कुछ वजह? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि कई चीजें इस समय हवा में हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं, और आने वाला भविष्य इन सब चीजों का उत्तर भी देगा। जो इलेक्शन कमीशन के बायस होने की बात बार बार कांग्रेस कर रही है, वो कभी ना कभी इन चीजों का खुलासा जरूर होगा, और उस समय फिर इन सारे जो अनुत्तरित जो प्रश्न रह जाएंगे आपके, उनके उत्तर उस समय आपको स्वयं मिल जाएंगे। करण जी, पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम को लेकर बोलना विपक्षी पार्टियां थोड़ा बंद कर देती है। अब जब रुझान सामने आए तो इसी पर आरोप लगा दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी नतीजे सामने आएंगे, सरकार तो आपकी बनती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्या ईवीएम को टारगेट किया जाएगा? देखिए, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। जितने अभी तक के इलेक्शन साथ में हुए हैं, उसमें एक आध छोटा राज्य कांग्रेस को देकर बड़े राज्यों पे कब्जा बीजेपी ने किया है। मैंने कहा ना कि आने वाले भविष्य में कभी ना कभी इन सारी चीजों का खुलासा होगा, और इस चीज के लिए हम उम्मीद करके बैठे हैं, और कुछ चीजें हमको आत्ममंथन करने की भी जरूरत है, ये मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, जिस पहलवान के मुद्दे को खूब कांग्रेस पार्टी ने भुनाया था, जुलाना सीट से विनेश फोगाट को भी उतारा, तमाम पार्टियों ने, वैसे कविता जो कि लेडी खली है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरी मैदान में, पहलवानों का सहारा लिया, लेकिन वो भी कुछ कमाल करता हुआ वो भी फैक्टर काम नहीं आया। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा कि विनेश फोगाट को पहले से ही तैयार किया जा रहा था, सिर्फ चुनावी हुंकार भरने के लिए, चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक एंट्री करने के लिए, ताकि वो बीजेपी के छवि को नुकसान पहुंचा सके। मतलब बीजेपी ये कहना चाहते हैं कि फोगाट ने खुद अपना स्वर्ण पदक मिट्टी में डाल दिया। उसके संग जो साजिश हुई, चाहे उसके साथ जो मोलेस्टेशन के बात हुई, फिर चाहे उसके ओलंपिक में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद भी बीजेपी का ये आरोप जो है, इससे घिनौनी बात कोई और नहीं हो सकती। मेरे लिए तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी न्याय के लिए जनता के बीच में उतरी थी, और वहां क्या नतीजा है इसका तो फैसला जनता को करना चाहिए, और खुद ही इसका आत्ममंथन भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। करण जी, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, एक सवाल यह भी बनता है कि ये रुझान जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इसकी वजह, इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है, आपसी कलेश है, चाहे वो कुमारी सैलजा के बीच हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हो, रणदीप सुरजेवाला के बीच हो, ये आपसी टकराव। कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आत्ममंथन की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस पे विचार करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस का मंथन का दौर भी जारी होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रुझान सामने आए, तो एनसी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, इस बार पहुंचाता हुआ नजर भी आ रहा है। करण महाराज जी, इस पे तो कुछ कहेंगे या? ये वाला दाव तो आपका चल गया, फायदा हुआ है। हाँ, लेकिन जम्मू में जो हम उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स नहीं। हम जम्मू में अच्छी सीटें लेके आएंगे ऐसा हमको लगता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर वहां भी अगर हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया होता तो रिजल्ट्स और अच्छे आते। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में आपने बेहतर नहीं प्रदर्शन किया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसके पीछे की वजह गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जम्मू में कांग्रेस मेहनत कर रही थी, तो जम्मू की जो सीट्स हैं उसमें हमारे को बहुत आगे जाना चाहिए था। मेरी उम्मीद से सीटें जम्मू, प्रॉपर जम्मू में कम हैं। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ नजर आया, तभी उन्होंने 2 सीटों पर, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें लोकसभा चुनाव में, उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और ऐसे में उमर अब्दुल्ला भी वही करते हुए नजर आए विधानसभा चुनाव में, क्योंकि शिकस्त मिली थी लोकसभा चुनाव में उनको भी। देखिए, ये केवल उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी ने नहीं किया, देश के सभी बड़े नेता 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो कोई अपवाद नहीं है, और इनमें मेरे ख्याल से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि
क्योंकि पहले तो उसे बहुत मान मनोबल के बाद वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिलती है। चलिए करण महाराज जी, एक सवाल बेहद अहम है कि अगर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सरकार आपकी बनती हुई नजर आ रही है, रुझान जिस तरीके से सामने आए, अगर नतीजों की तस्वीर भी यही रहती है तो सरकार आपकी बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, नो डाउट। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? ये हाईकमान को तय करना है। करण मेहरा इसमें क्योंकि हरियाणा में भी कई दावेदार है, जम्मू कश्मीर में भी दावेदारों की कमी नहीं है। फिर भी कोई एक नाम जो आपके जहन में आपको लगता हो करण महाराज जी, कोई एक नाम तो सर आपके दिल में भी होगा, वही निर्णय वो लेंगे। देखिए, ये हम लोग ऐसे पद में बैठे हैं जिसमें हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, और हाईकमान जहां निर्णय करती है उसमें हम लोग नहीं बोलते हैं। हाईकमान मतलब राहुल गांधी ही निर्णय करेंगे, वो लास्ट डिसीजन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। देखिए, हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे आदरणीय वेणुगोपाल जी, ये लोग आपस में मीटिंग करके निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। बहुत शुक्रिया करण जी हमारे साथ। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला की जीत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का मंजर है, ये खुशी का माहौल है। तो वहीं शुरुआती रुझान से बेहद उत्साहित हुई कांग्रेस में निराशा का भाव लगातार जारी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन रुझान की शक्ल में अगर नतीजे आते हैं तो सरकार जम्मू कश्मीर में गठबंधन की बनेगी, एनसी और यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। वही बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। 50 पर बीजेपी हरियाणा में, तो वहीं कांग्रेस 35 पर सिमट गई है, 35 पर। वहीं अदर की बात करें तो 5 है। जेजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बेहद खराब परफॉर्मेंस जेजेपी, आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो लगातार हुंकार भर रही थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, लगातार अपनी डिमांड भी मुखर होकर रख रही थी, उसका खाता एक भी नहीं खुला है, 0 पर सिमट गई है आम आदमी पार्टी। तो दूसरी तरफ बीजेपी 50 पर बढ़त के साथ, कांग्रेस 35 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बुलंद था, और आंकड़ों की बात करें तो बहुमत के पार आंकड़ा पहुंच चुका था। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। तो हमारे साथ श्री पूजन पाठक, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है श्री पूजन जी आपका। जिस तरीके के हालात है, क्योंकि शुरुआती रुझान जो आपने भी देखी होगी, किस तरीके से कांग्रेस में उत्साह भी था। पवन खेड़ा ने एक बयान भी जारी किया था कि पीएम मोदी को जलेबी भेजेंगे, मुंह मीठा करवाएंगे। लेकिन अब रुझान देख सकते हैं 50 के बहुमत पर, बहुमत को पार कर चुकी है बीजेपी। वहीं कांग्रेस 35 पर सिमटी हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान से एक सरकार बनाने का जो निर्णय दिया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हरियाणा में जहां तक आपने कहा, तो हरियाणा का परिणाम, जो रुझान है वो परिणाम की ओर बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड बहुमत दिया है। हम सब विशेष रूप से हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करते हैं, और इसने साबित कर दिया है इस बहुमत ने, इस जनादेश में, कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, हमारे लीडर
ये सब पर हरियाणा की जनता को अपार विश्वास है, श्रद्धा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यक्रमों पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए हमें फिर से सेवा का अवसर दिया। पाठक जी, फिर जम्मू कश्मीर की जनता को शायद विश्वास नहीं है बीजेपी पर? जम्मू कश्मीर की जनता को भी मैंने प्रारंभ में बधाई दिया। देखिए, धारा 370 को हटने के बाद पहली बार वहां चुनाव हुए और सबसे पहले लोकतंत्र वहां मजबूत हुआ है। वहां की जनता ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है मतदान में। निश्चित तौर पर वहां की जनता भी बधाई की पात्र है और मतदान हुआ है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसा नहीं है कि वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी स्थिति में एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां रहेगी और हम जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू रहे, वहां लोकतंत्र मजबूत हो, जम्मू कश्मीर राज्य प्रगति करे, जम्मू कश्मीर में योजनाएं लागू हो, जम्मू कश्मीर का पर्यटन विकसित हो, जम्मू कश्मीर देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बने, ऐसी कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है और हम चाहेंगे एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो मदद कर सकती है वहां की सरकार को वो करेगी और राज्य प्रगति करे, राज्य सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, सब तरफ से उन्नति हो उसकी, आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसके लिए हम कामना करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बागियों को अहमियत नहीं दी गई बीजेपी पार्टी की तरफ से। समीर सिंह भी कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। समीर सिंह जी, आप देख सकते हैं रुझान किशोर हरियाणा का, तस्वीरें नतीजे भी कुछ इसी तरीके से सामने आएंगे क्योंकि अब बहुत उलटफेर भी अगर आपको देखने को मिलता है समीर सिंह जी तो 1-2 सीटों का ही होगा। जी, यहाँ पर देखने वाली बात तो यह है कि हरियाणा की जो मूल समस्या थी वो किसान, वहां पर महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, हमारी पहलवान बेटियों पे हो रहे अत्याचार, यौन शोषण, अग्निवीर जैसी समस्याएं थी, उसी को हमने केंद्र में रख के जो है चुनाव लड़ा। लेकिन ये चीज गले उतारना बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, क्योंकि वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आज की रियलिटी से बहुत अलग है। इसे क्या माना जाना चाहिए? सैनी साहब 2 दिन पहले आके कहते हैं कि देखिए कोई कुछ भी कहे, हमने हमारी तैयारियां कर रखी है। कौन सी तैयारी की बात वो कर रहे थे? तैयारी तो मतदाता करता है वोट देने की, क्या तैयारी कर रखी थी? सवाल पूछा जाना चाहिए इनसे। श्री पूजन, आप देखिए अभी तो सीधे चंडीगढ़ चुनाव के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने मैनिपुलेट किया था, वो तो वीडियो पे रिकॉर्ड हो गया था, तो कोई उस चीज को मानता नहीं इस पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। श्री पूजन जी, जवाब तो विश्वास नहीं। देखिए, अब देश की जनता को समझ में आ रहा है और आपके चैनल से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि सचमुच में कांग्रेस पार्टी अब जिलेबी को लग गई है। अब यहाँ जनादेश जो मिल रहा है उसमें भी आश्चर्य होना इनका स्वाभाविक है क्योंकि इनके सपने टूटे हैं। श्री पूजन जी, उनका सवाल है समीर सिंह जी का कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतने आक्रोशित जनता थी आपकी पार्टी के खिलाफ, उसके बावजूद अगर ऐसा जनादेश आता है। मेरा सवाल ये भी है कि आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए करा क्या पिछले 10 सालों के अंदर। ये प्रश्न मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप 4 चीजें गिरा दें, क्योंकि आपने जितना शोषण हो सकता था जनता का उतना करा और उसके बाद में जनता आपको पसंद करेगी इसकी कोई गुंजाइश बचती ही नहीं थी कहीं पर। और ये मैं नहीं, पूरे भारत के जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे, विश्लेषक थे और मीडिया हाउसेस और मीडिया बता रहा था। और इसका परिणाम आना मतलब यह है कि सैया भय कोतवाल तो फिर अब डर का आएगा, हमने हमारी तैयारी कर रखी है, सैनी जी ने बोला। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कहां पर जब पोस्टल बैलेट की बात हो रही होती है
जब पोस्टल बैलेट की बात की चलती रहती तब ये पीछे हारते रहते। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, पोस्टल बैलेट के अंदर जब तक हो रहे थे काउंट, जब तक वहां के सरकारी कर्मचारी इन्हें वोट दे रहे थे तब तक ये हार रहे थे। एकाएक कैसे जीत जाते? श्री पूजन जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की इन बातों का क्या जवाब दिया जाए? अब इतना बड़ा जनादेश मिल रहा है और पहले ही कह रहे एंटी इनकम्बेंसी किसको बोलते हैं? जब हम चुनाव हार जाते तो ये कहा जाता कि हाँ ये जो शासन है उसके खिलाफ बहुमत। अब तो शासन अभी है और उसका समर्थन में हमको जनादेश मिल रहा है। 4 कार्य आपने हरियाणा के लिए क्या किया? अब ये तो आज का जो बहस है, आप बचा नहीं पा रहे हैं हार को। अब स्वीकार तो कीजिए ही, आज स्वीकार कीजिए हमने जितने काम किए ये काम की जीत है। क्या काम हमने जो काम किए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया और वहां के मतदाताओं को क्या पसंद आया? क्या उन्हें सिंह जैसे व्यक्ति आप वहां के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का अपमान लगातार करती रहती है। अगर यही जवाब देना है तो आप बताइए, आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया था? आपको आज साथ में आ गए तो आप मैं हरियाणा की आपसे पूछ रहे, आप बता नहीं पा रहे। उत्तर होता है, प्रति प्रश्न नहीं, प्रति उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर नहीं मैं दे रहा हूँ, आपको पूछने का है। क्या करा आपने? आपको क्या करा आपने? जो ये प्रश्न अभी आपने जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाई, क्या किया आपने? जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाई और उस नफरत का जवाब लोगों ने वोट से दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी को देना नहीं चाहते थे तो उन्हें जो ठीक लगा उसको दे दिया। तो ये आपकी हरियाणा में देना क्या वोट हुआ है? ये हरियाणा में नफरत के खिलाफ वोट हुआ है, नफरत के खिलाफ वोट हुआ है। हरियाणा सेटिंग करवा लेते तो सामने मालूम पड़ जाता कि सेटिंग लग गया। अरे क्यों नहीं लड़ रहे हो ईवीएम से? हटा दो। राहुल गांधी जी किससे जीते? ईवीएम से जीते हैं कि नहीं जीते हैं? ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले से जो वोट डाल के लाते हैं ना ईवीएम आप, उसके अंदर थोड़े से वोट कम हो गए। राहुल गांधी जी किस ईवीएम से जीते हैं? संतुलन बना के रखना पड़ता है, नमक उतना ही डालना चाहिए, गाढ़ा ना हो जाए। नमक इतने अच्छे से डाल रहे हैं वो हमको दिख रहा है। कई राज्यों में जम्मू कश्मीर के अंदर खेल नहीं खेला आपने। जम्मू कश्मीर में खेल नहीं खेलते। श्री पूजन सिंह पूछ रहे हैं, श्री पूजन पाठक जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, फिर जम्मू कश्मीर में भी नतीजा आपकी पक्ष में आया है, फिर वो उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी का पहला प्रश्न मेरा था, पहला प्रश्न मेरा था, दुर्भाग्य है पहला प्रश्न मेरा था कि 4 काम क्या करें आप? जनता को आपने 60 साल तक जिलेबी मुझाए रखा था जिलेबी की तरह, अब खुद जिलेबी मुझ रहे हैं आप। अब निकलिए जिलेबी से बाहर। आप एक बात बताइए, जिलेबी से कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। जिलेबी से कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। जिलेबी का, जिलेबी से बाहर निकलिए, जिलेबी के बाहर आइए। अब जिलेबी से कल्याण नहीं होने वाला है। प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। अरे मैं मैंने पूछा कि 4 कार्य क्या कार्य करे इन्होंने? आपको आप स्टेज साझा करने के बाद क्या काम कराया आपने? आपको जनता का अपमान कर रहे हैं आप। अभी जनादेश दे रही है जनता, उस बात तो बात नहीं है। मैं तो जनता की बात नहीं कर रहा हूं। अरे आप शर्मानी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है शर्मानी चाहिए आपको। आप जनादेश मिला ऐसी बात करते रहेंगे, आप कहते हैं ईवीएम जीत जाएंगे और फिर बस ऐसी बात करते रहेंगे। अरे आप बताइए 4 काम क्या करें जो आपको 10 सालों तक 4 काम बता दीजिए। 4 काम बता दीजिए। तीसरी बार 4 काम बता दीजिए। 4 काम बता दीजिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों इनको जनता वोट देगी? जनता ने इनको वोट नहीं दिया है, इन्होंने कौन वोट दिया है? वोट तो दे दिया है। अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ब्रजभूषण अपनी बेटी की इज्जत अच्छी लगी, बधाई चाहिए। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या वहां पर यहाँ पर हमारी साथ में हुआ वो अच्छा लगा? फोगाट को जीत मिली है। क्या अग्निवीर समीर सिंह जी, विश्वास नहीं है आपको?
सिंह जी, क्या अग्निवीर वाली योजना जो वहाँ के लोगों को अच्छे सवाल सुन लीजिए, ईवीएम पर आप उंगली उठा रहे हैं। मैं सवाल पूछूंगा इनसे, 100 बार पूछूंगा, सवाल पूछना हमारा हक है। क्या जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई है। समीर सिंह जी, जुलाना से विनेश फोगाट को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी सीख गई है, सत्ता का संतुलन। आपको पता है ना, 15 साल बाद जुलाना सीट पर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की। कांग्रेस, बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ, 15 साल बाद मैं वही बात कह रहा हूँ कि नमक कितना मिलाना है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, कहां पर जिताना है, कहां पर हराना है, कौन कौन सी सीटें अपने पक्ष में लानी है। तो आपको लगता है वो पहलवान वाला मुद्दा समीर सिंह जी वो काम नहीं किया? क्यों नहीं करे? क्योंकि इस जुलाना सीट पर विनेश फोगाट का जीतना दर्शाता है कि पहलवान के मुद्दे पर, पहलवानों की आवाज पर बीजेपी बैकफुट में थी, तभी विनेश फोगाट को जीत मिली है, चाहे वो इमोशनल कार्ड के जरिए हो। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इस डेमोक्रेसी की हत्या जो कर रही है, इन मशीनों के माध्यम से, गवर्नमेंट मशीनरी के माध्यम से, ईवीएम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ये बहुत गलत चीज है। किसी को ये बात स्पष्ट नहीं। आप हरियाणा जाके वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए, आपको पता चले। आप मध्य प्रदेश आइए, कई जिले में आपको ऐसे बताऊंगा, कई विधानसभा है आपको मैं ऐसी बताऊंगा जहां पर आपको पता चलेगा कि वहां के 100 में से 99 लोग, 90 लोग बोल रहे हैं हमने तो उसको वोट ही नहीं दिया था, ये जीत कैसे गया? रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता, एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मैं जवाब दीजिए समीर सिंह जी, आपने ये सवाल उठाया है, आपने उंगली उठाई है। पैनल में रखेंगे ऐसे लोगों को, चैनल पर बैठाएंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी है। श्री पूजन जी, ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा जो ईवीएम पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हाथ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करना है। पैसे देकर विधायक खरीदना, पैसे देकर विधायक खरीदना, लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवाना, इनके ऊपर कौन लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट कराना। सूरत देखा हमने, मध्य प्रदेश का, इंदौर देखा हमने। ऐसे लोगों को तो सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बहुत टाइम नहीं है। ये धीरे धीरे जो है इनकी जो जुमलेबाजी है पूरे भारत को दिख रही है। ये नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन ये जाएंगे धीरे धीरे हाशिए पर और जनता इनको धकेलेगी। 400 पार का नारा देने वाले 240 पे आ गए, छोटा सा मुंह लेके बैठे सदन के अंदर। डोमिनेट करते थे, तीसरी बार डोमिनेट करते थे, डोमिनेट करते थे और हमारे पिछड़े आदिवासी दलित भाइयों के खिलाफ तीसरी बार संविधान बदलना चाहते थे ये लोग। तो संविधान बदलने की नौबत नहीं आने दी, मेहनत नहीं करने दी। देखिए, और कुल मिला के बात यह है, जनता के कुल मिला के बात बैठे हैं, सीना तान के देखिए, और चोरी करने के बाद भी चेहरे पर शिकन रहती है, चोरों की चोरी करने के बाद भी बातें तो शिकन रहती है। मुझे लगता है पार्टियों के लिए खुशी का एक मंजर है, और शायद अगर हमें कहीं मात मिलती है तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर जीत क्यों मिली है, और अगर हमें यहाँ शिकस्त मिली है तो वजह क्या रही, इस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि ये कि क्या हुआ, क्या कहा गया, या आपको किस पर विश्वास नहीं है। श्री पूजन जी, लोकसभा चुनाव में 5-5 के बराबर करने वाली कांग्रेस आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे जरूर लाती है। मंथन तो वहां पे करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आप इतना दावा करते हैं, सरकार बनाने में विफल हो जाते हैं। मेरे जम्मू कश्मीर में हम अच्छी स्थिति में हैं। हाँ, स्थिति तो अगर सिचुएशनशिप की बात करें तो समीर सिंह यानी कि कांग्रेस पार्टी की भी सिचुएशन बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर में हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाह रहे हैं, वहां से वहां की स्थिति को मजबूत ठीक करना चाह रहे हैं। वहां लोकतंत्र बहाल हुआ है, अच्छी तरह से मतदान हुए हैं और सारी चीजें अच्छी प्रक्रिया है, सत्ता आती है जाती है। आज लोकतंत्र मजबूत हो, वहां एक विकसित राज्य बने जम्मू कश्मीर। हम प्रतिपक्ष में हैं, प्रतिपक्ष के नाते हम उनके जैसे रोने थोड़े रो रहे हैं। हम प्रतिपक्ष में रहे, अच्छे से काम करेंगे वहां, हम जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है और इन लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनादेश मिल रहा है हरियाणा में, उसका अपमान कर रहे हैं। एक तरफ वही जनता जब जम्मू कश्मीर में इनको दे रही है तो उनको कहना चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत है, वहां ईवीएम ठीक है और यहाँ ईवीएम जो है इनको ये वही संतुलन बनाया आपने, संतुलन बना लेते हैं आप। जम्मू कश्मीर का भारत की राजनीति के अंदर इतना ज्यादा लैंडलॉक वहां पर वो नहीं है। आप क्या करते हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की से बातचीत की है
क्या कुछ इंडिया वॉइस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, सुनिए। खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। नॉनस्टॉप इंडिया वॉइस पर यह महाकवरेज जारी है। चुनावी दंगल को लेकर किसका मंगल होगा, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल में आज बहुत कुछ सियासी संदेश छिपा है। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद, पार्टी के दिग्गज चेहरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद चावला जी। रावत जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, बढ़िया हैं। रावत जी, आज चेहरे पर चमक कुछ और दिखाई दे रही है। हरियाणा के नतीजे सामने आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे, उम्मीद थी आपको? अब देख, रुझान में अभी फिलहाल सरकार बन रही है। बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जिस तरह से कुछ लोग वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से और एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, कास्टिज्म की राजनीति कर रहे थे, वहां की जनता ने विकास को देखा है, विकास को प्राथमिकता दी है और आज हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनने जा रही है। ये जो ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे आप बोलते ईमानदारी से, बेबाकी से बोलते हैं, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात, ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार आपके पास 40 सीटें थी और अब ये 50 के आसपास आंकड़ा जा रहा है। उम्मीद थी आपको कि ये आंकड़ा इतना रुझानों में भी पहुंचेगा? क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए थे वो तस्वीर कुछ और थी। हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल तो आपने देखा है पिछले दिनों से थोड़ा बहुत अच्छा उनका एग्जिट पोल नहीं आ पा रहा है, न जाने कारण क्या है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से एक कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, उसके कारण जो तमाम लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है और जो समग्र में विचार करती है, संपूर्णता में विचार करती है, सबका विचार करती है। और इसलिए वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। ये बात सच है कि पहले लगता था कि क्या हम स्पष्ट बहुमत ले पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने बहुत ही सोच समझ करके और बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की और उसका परिणाम है कि वहाँ पर खुद भी हरियाणा में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है आपको कि क्यों ये सब जवान, पहलवान, किसान, ये तमाम नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट कर रही थी कांग्रेस? वहाँ की जनता ने नकार दिया, उन्होंने देख लिया कि पहलवान इस्तेमाल हो रहे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, जो उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किसानों के लिए जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे किसानों की सॉइल टेस्टिंग का मामला होगा, उनके लिए सम्मान निधि का सवाल होगा, या फिर उनके लिए लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट की बात होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होगी, किसानों ने इस चीज को समझा है। और क्योंकि गांव और किसान और शहर ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, अगर इन तीनों में समृद्धि आती है तो निश्चित रूप से स्टेट में समृद्धि आती है। और स्टेट की समृद्धि के लिए हरियाणा, जिसको हरित प्रदेश के रूप में भी कहा जाता है, उसकी समृद्धि के लिए वहां की जनता ने यह निर्णय लिया है। ये एक खबर और आ रही, विनेश फोगाट भी पीछे चल रही है इस वक्त। हाँ, अब वो खिलाड़ी हैं पर राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, एक बात रावत जी समझना चाहेंगे आपसे, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में जो आपको उम्मीद थी, स्थिति कुछ और दिखाई दे रही है, वो भी 370 के ठीक बाद। नहीं, देखिए, जम्मू का जो ताना बाना है या जो हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अभी वो भाजपा के अनुकूल नहीं है। अभी हमको जो कश्मीर वैली है, वहां की जो मतदाता हैं, उनको हमको समझाना पड़ेगा कि देश हित क्या है
देश के हित में कौन सी पार्टी है, उसी में आपका हित भी समाहित है। ये हम उनको आगे चल करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप समझा नहीं पाए, अगर जिस वैली का जिक्र आप कर रहे हैं और जम्मू में कुछ और तस्वीर, कश्मीर में कुछ और तस्वीर? देखिए, ये लगभग 45-50 साल का पुराना कैंसर है और इस कैंसर टाइम मांग रहा है। अभी जो नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है, वहाँ की एकता को हुआ है, वहाँ पर एक विशेष वर्ग को जिस तरह से टारगेट किया गया कश्मीर वैली में, और जिस तरह से आतंकवादियों का वहाँ पर सहारा लिया है, उनको प्रश्रय दिया है कुछ राजनीतिक दलों ने, अभी उनको समझाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आने वाले समय में परिवर्तन होगा। नहीं तो जनादेश का एक संदेश भी तो जाएगा, और खास तौर पर मैं देश की सरहद के बाहर की बात कर रहा हूं। देखिए, अभी जो कश्मीर वैली है उसको अभी जो पीछे से जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उन हाथों को हमको कमजोर करना होगा। कौन है वो? वो देश से बाहर के हाथ हैं। उन हाथों को तोड़ने का हमको तैयारी करनी तो पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का आप ये जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जो भी है, जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनका जो सहयोग ले रहे हैं वो सभी हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है और पार्टी में कुछ व्यक्ति अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं कुछ व्यक्ति उनके। लेकिन जिस जनादेश, और क्योंकि 370 के ठीक बाद ये चुनाव हुआ है, ऐसी स्थिति में जी देखिए, 370 ने आज जम्मू कश्मीर राज्य को देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया है। वहां जो लोग अभी धारा के विपरीत चल रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी की या तो दबाव में है, और उस दबाव को हमको कम करना होगा, उस दबाव को दूर करना होगा। और आने वाले समय में हमारे पास मजबूत नेतृत्व है दिल्ली में, ये मजबूत नेतृत्व उसको ठीक कर देगा। एक बात और लाइव में कमेंट भी आया, वो कह रहे हैं कि रावत जी, पहले तो मैं जो सवाल भी कर रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं रावत जी बहुत बहुत बधाई हो, आप हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब हुए। लेकिन इन नतीजों से एक बात साफ होती है कि आपके साथ जो रहा वो खत्म हो गया, जैसे कि जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी। जी देखिए, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्पष्ट बहुमत दिया है। तो फिर कोई भी सरकार जब मजबूत सरकार होगी, वो मजबूत तरीके से फैसला ले सकती है। अगर सरकार को प्रबल समर्थन नहीं रहता है तो निर्णय लेने में कई बार तमाम तरह के दबाव भी होते हैं, हिचकिचाहट भी होती है। एक संदेश जो इस चुनाव के नतीजों के बाद देश के भीतर जाएगा, उसका क्या असर आपको दिखाई देता है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र, झारखंड भी एक ऐसा मुश्किल चुनाव है जहां पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के भीतर, वहां क्या असर दिखाई देगा? देखिए, महाराष्ट्र और भाजपा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं एक चुनाव में रहा हूं और झारखंड का मैं प्रभारी रहा हूं। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में वैसे तो हम पहले ही जीतने वाले थे, लेकिन अब हमारी जो जीत होगी वो और बढ़कर होगी, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो बढ़ेगा, और कार्यकर्ता एकजुट होकर के और इन दोनों सरकारों को बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब आपके सामने खड़ी है उत्तराखंड के भीतर, क्योंकि आप के नेता मंचों से कह रहे थे कि अयोध्या हारे और फिर उसके बाद हम बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ मत हारना। नहीं, हमारे नेता तो ऐसा नहीं कह रहे थे, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ हमारे पास पहले भी नहीं थी, तो इस ढंग से उसको जबरदस्ती जोड़ना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। नहीं, ये तो बात आपके सामने शायद मंच पर ही हुई थी, विजय बोगरा जी ने कही थी मंच से कि केदारनाथ मत हारना। ऐसा नहीं। देखिए कई बार हो सकता है मेरे ध्यान से, हमारे सामने किसी ने ये बात नहीं बोली है। हाँ।
लेकिन कई बार विस्मृति हो जाती है, अब किसी को भी हो सकती है, वो हमको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है आंकड़ा कहां रुकेगा, क्योंकि 50 पर स्थिर हो गया मामला हरियाणा में? 50 बहुत है, बहुत है, एक आध और बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ेगी। अच्छा रावत जी, चलते चलते, क्योंकि आपका कोई चाहने वाला वो कह रहे हैं कि गणेश जोशी को लेकर 2 शब्द बोल दीजिए रावत जी। आज 24 घंटे की मोहलत खत्म हो गई, 8 तारीख खत्म हो गई गणेश जोशी को लेकर, जो कोर्ट ने कहा था। अब देखिए, वो तो सरकार का काम है, सरकार उसको देख रही है। और गणेश तो उनकी तो पूजा होती है, उनके बगैर तो कोई काम ही शुरू नहीं होता, तो विघ्नेश हैं। सरकार उनके बारे में विचार करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के दिग्गज, मौजूदा सांसद हरिद्वार से, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जिनका कहना यह है कि ये संदेश सीधे तौर पर सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा संदेश होगा। हरियाणा में उम्मीद से ज्यादा बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो 3:10 का समय हो चुका है। ऐसे में सुबह से ही चलिए जो काउंटिंग है वो जारी है, और धीरे धीरे ये जो रुझान आ रहे थे वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कई सारे सीटें ऐसी हैं जहां पर जो नतीजे हैं, जो परिणाम है वो भी सामने आ चुके हैं, चाहे वो कैथल की सीट हो, वहीं आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन से जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। जैसे आप अंबाला कैंट से देख सकते हैं, अनिल विज फिलहाल आगे चल रहा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के कई सारे कारगर ऐसे दाव थे जिन्होंने बीजेपी को, जो टैली में आप देख सकते हैं, रुझान बीजेपी के पक्ष में लाए। जैसे वेलफेयर स्कीम का दाव ये बीजेपी ने चला, जाट वर्सेस गैर जाट की रणनीति की बात करें, यह बीजेपी के लिए यहां पर काम करती हुई दिखाई दी। कांग्रेस में खेमेबंदी पर चोट, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन भी चल रहा था, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर लगातार कांग्रेस पर वार करती रही। चुनाव से पहले सीएम बदलना, क्योंकि एन वक्त पर, क्योंकि 9 साल मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, चुनाव से 6 महीने पहले बीजेपी सीएम फेस बदल देती है और नायब सिंह सैनी को लाती है। बागियों को अहमियत नहीं देना, दलित वोट पर फोकस। अब की बार जहां बीजेपी हरियाणा में हमेशा से गैर जाट रणनीति करती आई है, राजनीति करती आई है, उसके साथ बीजेपी को यहां पर दलितों का भी साथ मिलता हुआ नजर आया। तो टैली एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हरियाणा में 90 सीटें, इन 90 सीटों में बीजेपी 49 पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 36 यानी 36 सीटें, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 पर। तो 2019 चुनाव में किंग मेकर रहने वाली जेजेपी अब की बार पूरी तरह से 0 पर अटकी हुई है, खाता तक नहीं खोल पाई, जिससे एक चीज तो साफ है कि हरियाणा में पूरी तरह से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। साथ में हम आपको टीवी स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि किस सीट से कौन सा जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो विपुल गोयल जो कि बीजेपी से हैं वो आगे जीत गए हैं। विपुल गोयल के नाम पर मुहर लग गई है, जीत गए हैं। साथ में हम ये भी दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार जो है फिलहाल आगे चल रहा है। तो विपुल गोयल फरीदाबाद सीट से जीत गए हैं। इससे पहले कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला जीते और उससे पहले विनेश फोगाट ने जीत हासिल की। तो हरियाणा का ये रण, और आज एक चीज तो साफ है कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद किसे जाता है वो थोड़ा और इंतजार। जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत गई और भारी अंतर से जीती है। 3 मुद्दे जो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए थे, किसान, जवान और पहलवान, कांग्रेस के लिए भले ही जो क्लीन स्वीप वाली बात चल रही थी वो यहां पर ये मुद्दे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट को जीत हासिल कराने में ये मुद्दे सफल दिखे। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी के कई सारे ऐसे दाव थे, जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो बीजेपी के पक्ष में नजर आए, और यही वजह है कि जो टैली है उसमें बीजेपी को 90 में से 49 सीट्स पर बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी 5 के करीब, जहां पर बीजेपी जीत भी गई है। तो बीजेपी से दर्शन कुमार को जीत मिली है,
बसोली सीट पर इन्होंने दावेदारी पेश की थी, यहां से जीत गए हैं। तो कई सारी ऐसी सीट हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दिन ढल रहा है, वैसे वैसे जो ये रुझान है ये नतीजों में भी तब्दील हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का यही कहना है और बड़े बड़े नेताओं का जो है यही बयान सामने आ रहा है कि अभी फाइनल गोल बाकी है, फाइनल परिणाम आने बाकी है। तो जहां एक तरफ जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहा है, वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय के बाहर पहले मिठाइयां बट रही थी। अब धीरे धीरे तस्वीरें हालांकि बदलती हुई सामने आ रही हैं। वहीं बिलावर सीट से सतीश शर्मा को बीजेपी से जीत हासिल हुई है। तो नायब सिंह सैनी को भी बीजेपी से लाडवा सीट से चुनाव लड़ा था, जीत हासिल हो गई है।